नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है समझौता। सोनल चाची जब शादी के बाद दुल्हन बनकर विदा होकर ससुराल आई, तब मैं तो उनके चारों तरफ लट्टू सी घूम रही थी। टीनेज में प्रवेश करती लड़की के लिए दुल्हन का साज सिंगार आकर्षण का केंद्र होता ही है। बस इसीलिए मुझे भी सोनल चाची के हाथ में ढेर सारी चूड़ियां, सोने के कंगन, कान में झुमके, गले में हार और रोज बदल बदल कर पहने जाने वाली गोटा लगी साड़ियाँ बहुत पसंद थी। वह मेरी सगी चाची नहीं थी, वह तो पड़ोस में रहने वाले परिवार में बहू बनकर आई थी। मैं उनकी सास को ताई जी कहती थी, क्योंकि हमारा और उनका परिवार कई वर्षों से अगल बगल रह रहा था। सोनल चाची को मैंने सगी चाची की तरह ही माना, क्योंकि मेरे पापा घर में सबसे छोटे थे और मेरी कोई चाची नहीं थी। मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी और इसके साथ ही समझ भी। सबसे पहले मेरा ध्यान गया कि सोनल चाची जो पहले सजी धजी रहती थी, अब धीरे धीरे सामान्य और फिर बहुत सामान्य वेशभूषा में रहने लगी। इसका कारण भी था, उन्हें घर के सारे काम करने पड़ते थे। ताई जी की उम्र ऐसी नहीं थी कि कोई काम ना कर सके, पर उन्होंने तो लंबी चौड़ी स्वस्थ बहू को देखते ही खुद को घर के कामों से रिटायर मान लिया। आयुष चाचा वैसे ही गंभीर स्वभाव के थे। साथ ही मुझे यह भी पता चल गया कि वह अपनी पसंद से दूसरी जाति की लड़की से विवाह करना चाहते थे, लेकिन ताई जी नहीं मानी। ताई जी का विरोध तो कर नहीं पाए, पर पत्नी को उन्होंने कभी भी प्यार और महत्व ना देकर इसका बदला ले लिया। रही बात कपड़ों की, तो चाची की अपनी इच्छा उस घर में नहीं चल सकती थी। अगर ताई जी या चाचा जरूरत समझते तो उनके लिए नए कपड़े आ सकते थे, पर उन्होंने जरूरत नहीं समझी। इसलिए चाची उन्हीं पुरानी साड़ियों से काम चला रही थी। सोनल चाची दिन भर काम में लगी रहती थी। चाचा को मशीन के धुले कपड़े पसंद नहीं थे, इसलिए हाथ से कपड़े धोती थी और ताई जी कह दिया करती थी, उसके कपड़े हाथ से धो ही रही हो तो हम लोगों के भी हाथ से ही धो लिया करो, बिजली की बचत होगी और पानी भी बचेगा। चाचा भोजन के बहुत शौकीन थे, इसलिए दिन भर घर में तरह तरह के व्यंजन बनते रहते थे। चाची सुबह उठकर किचन में चली जाती थी और सबके नाश्ता करने के बाद ही नाश्ता करने बैठ पाती थी। तब तक 11 बज जाता था। ताई जी और चाचा कभी नहीं सोचते कि चाची भी उनके साथ ही समय से नाश्ता कर ले। उसके बाद घर की सफाई, कपड़े धोना आदि करके जब उठती थी, तब शाम के नाश्ते की तैयारी हो जाती थी। नाश्ता कभी भी साधारण नहीं होता था। कचौरियाँ, पकौड़ी या डोसा आदि ही नाश्ते में बनता था। चाहे कितना भी भारी नाश्ता हो, उसके बाद खाना तो बनाना ही पड़ता था। ताई जी और चाचा केवल नाश्ते से संतुष्ट नहीं होते थे, सब कुछ करके किचन समेट कर ही वह सोने जा पाती थी। घर में इतना सब कुछ बनता था, लेकिन सोनल चाची के मायके वाले अगर आते थे तो ताई जी का मुंह बन जाता था। आयुष चाचा तो उन लोगों से सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे। सोनल चाची उन्हें चाय नाश्ता करवाते समय ऐसे लगती थी जैसे कोई चोरी कर रही हो। यह तो घर के काम थे। मुझे तब आश्चर्य हुआ जब नल में पानी न आने के कारण सोनल चाची बाल्टियां लेकर सड़क के नल से पानी ला रही थी। ज्यादातर घरों से पुरुष ही पानी लेकर आ रहे थे, पर आयुष चाचा सड़क से पानी लाना अपनी शान के खिलाफ समझते थे और ताई जी के बस की बात नहीं थी, इसलिए चाची ही पानी लाकर ड्रम में भर रही थी। यह तो मैं हमेशा देखती थी कि बाजार से सब्जी और खाने पीने का अन्य सामान लाने का काम चाची ही करती थी। उस समय तक ऑनलाइन सामान मंगाना शुरू नहीं हुआ था, इसलिए बाजार से खुद ही सामान लाना पड़ता था। उनके कामों में एक काम और था। गर्मियों में जब छत पर सोने के लिए चारपाइयाँ ले जानी होती थी, तब चाची उन्हें लेकर छत पर जाती थी। पानी बरसने पर बिस्तर और चारपाई नीचे लाती थी और फिर पानी रुकने पर नीचे उमस हो जाने पर ताई जी और चाचा के कहने पर दोबारा सबके बिस्तर छत पर लगाती थी। आयुष चाचा के रिश्तेदार लगातार घर में आते रहते थे और चाची मुंह बंद किए उनकी खातिरदारी करती रहती थी। अगर ज्यादा लोग आ जाते थे तो चाची जमीन पर सोती थी, क्योंकि अपना बिस्तर उन्हें सोने के लिए देना पड़ता था। शायद लगातार काम करने से और आराम ना मिलने से उनका अबॉर्शन हो गया। उनके माता पिता जब उन्हें देखने आए, तब उनका कमजोर चेहरा और अशक्त शरीर देखकर बहुत दुखी हुए। डॉक्टर ने चाची को आराम करना और अच्छा खाना पीना बताया था। ताई जी ने उसे कह दिया कि हमने तो आपकी लड़की से शादी
इसीलिए की थी कि लंबी चौड़ी है, मजबूत है, पर वह तो अंदर से इतनी कमजोर है, तभी तो एक बच्चे को जन्म भी नहीं दे सकी, हमारा वंश भी नहीं बढ़ा सकी। अबॉर्शन हो गया। अब आपकी बेटी को अपने साथ ले जाइए, जिससे यह आराम करके स्वस्थ हो सके। वे दोनों तैयार हो गए। इसके साथ ही ताई जी ने एक शर्त और रख दी कि आपकी बेटी तो आपके साथ चली जाएगी, यहाँ काम कौन करेगा, इसलिए यहाँ किसी नौकर को भेज दीजिए। बेटी के माता पिता थे, इसलिए इस बात को भी सिर झुकाकर मान लिया। उधर चाची को लेकर वे वहां गए और वहां से एक नौकर चाची की अनुपस्थिति में काम करने के लिए आ गया। अब तक मेरी उम्र काफी कुछ समझने की हो चली थी। मैं ताई जी से तो कुछ नहीं कह सकती थी, पर अपनी माँ से बहस करने लगी कि सोनल चाची के साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है। अपने घर में स्त्री पुरुषों दोनों के काम वही क्यों करती है। बीमार होने पर मायके वाले ही देखभाल क्यों करे, जिन्होंने बीमार किया है वह देखभाल क्यों नहीं करते। मम्मी ने मुझे शांत किया और बताया कि सोनल चाची के मायके का परिवार बहुत रूढ़िवादी है। वे लड़कियों की ससुराल में कभी दखल नहीं देते। अच्छे पैसे वाले लोग हैं, चाहते तो और अच्छा रिश्ता ढूंढ सकते थे, लेकिन जाति पाति में बहुत यकीन करते हैं। इसलिए कुल गोत्र सब देखकर आयुष चाचा के साथ विवाह किया। वह अपनी बेटी को मायके में नहीं रख सकते, क्योंकि इससे बिरादरी में उनकी बदनामी हो जाएगी। सोनल का ससुराल में रहना ही उनके हिसाब से सही है। मैं गुस्से में बड़बड़ाती रही कि यह क्या बात हुई, ससुराल कैसी है, यह भी तो देखना चाहिए था। कुल गोत्र देखने का क्या लाभ। बेटी की ऐसी शादी कर दी और अब उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। बड़बड़ा ही तो सकती थी और कर ही क्या सकती थी। चाची मायके से स्वस्थ होकर लौट आई, घर के सारे काम संभाल लिए। अब फिर चाची ने गर्भ धारण किया और शायद भगवान ने इस बार उनकी सुन ली, इसलिए बेटे को जन्म दिया। ताई जी बहुत खुश हुई। बेटे के होने पर बढ़िया दावत दी गई, लेकिन मुझे बहुत निराशा हुई जब मैंने देखा सोनल चाची उस फंक्शन में भी अपनी शादी की पुरानी साड़ी पहने हुए हैं। मुझे उम्मीद थी कि चाची बहुत अच्छी तरह तैयार होकर बैठेगी। मम्मी पापा की आपसी बातचीत सुनकर मुझे इसका कारण पता चल गया। मम्मी पापा को बता रही थी कि आयुष की ससुराल वालों से ताई जी ने सब कुछ कैश में ले लिया, यहाँ तक कि साड़ी, बच्चे के कपड़े और गले की सोने की चेन की जगह भी पैसे ही ले लिए। अब तक मैं समझने लगी थी कि ताई जी और चाचा सोनल चाची पर पैसे नहीं खर्च कर सकते थे, इसलिए मायके से साड़ी नहीं आई तो उन्हें अपनी पुरानी साड़ी ही पहननी पड़ी। यह सब सुनकर मेरा मन तो शादी के नाम से ही डरने लगा। बेटे को जन्म देने के कारण चाची का महत्व घर में मामूली सा बढ़ गया, लेकिन स्थिति में कोई अंतर नहीं आया। हाँ, यह जरूर था कि रात भर उनका बेटा रोता था और चाची को डांट पड़ती थी कि बच्चा क्यों रो रहा है। चाचा कह दिया करते थे, तुम इसे लेकर कमरे से बाहर जाओ क्योंकि मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है। ताई जी अपने बिस्तर से बैठी बैठी बच्चे को पुचकारती रहती थी, पर यह नहीं कहती थी कि सोनल बच्चे को मुझे दे दो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। उल्टा कभी चाची बच्चे पर झुंझला जाती थी तो ताई जी उन्हें कसकर डांट लगाती थी। एक दिन सोनल चाची के भाई उसे मिलने आए। वो बिजनेस करने दूसरे शहर चले गए थे और वहाँ बहुत अच्छी तरह से उनकी बिजनेस चलने लगी। चाची और सबके लिए ढेरों कीमती उपहार लेकर आए थे। इस बार ताई जी और चाचा बहू के भाई का सम्मान करते नहीं थक रहे थे। भाई ने बहन की हालत देखी तो दुखी होकर बहुत कुछ किया। किचन में एग्जॉस्ट फैन लगवाया जिससे बहन को कुछ राहत मिले। कूलर की उमस में बहुत परेशान हो जाती है, यह देखकर उसके कमरे में एसी भी लगवाया। वैसे उस एसी का लाभ उनकी बहन को तो होना नहीं था, क्योंकि उसके पास समय ही कहाँ था बैठने के लिए। हाँ, अब आयुष चाचा को जरूर सहूलियत हो गई थी कि एसी चलाकर चैन की नींद सो सकते थे। घर के कामों में व्यस्त और कभी बच्चे को चुप कराने में व्यस्त सोनल चाची एसी वाले कमरे से बाहर ही रहती थी। सब कुछ वैसा ही चल रहा था। तभी आयुष चाचा ने एक फ्लैट खरीदने की बात सोची। अब उन्होंने सोनल चाची से कहना शुरू किया कि तुम अपने भाई के पास जाओ और फ्लैट खरीदने के लिए एक मुश्त रकम लेकर आओ। चाची ने मना किया तो कहने लगे, तुम मामूली शक्ल सूरत की लड़की हो और तुम में लड़कियों वाली नजाकत भी नहीं है। मोटी ही हो, इसके बाद भी मैं कितनी मजबूरी से तुम्हें निभा रहा हूँ। मुझे भी तो बदले में कुछ मिलना चाहिए। चुपचाप चली जाओ और अपने भाई से पैसा लेकर आओ।
चाची को तो जैसे काट मार गया। जी जान लगाकर जिस ससुराल में उन्होंने हर तरह से एडजस्ट किया, वहां पति की निगाहों में उनसे निभाना मजबूरी है। और फिर अपने शादीशुदा जीवन में शायद पहली बार वह चीख कर बोली, आपसे शादी करके मैंने अब तक केवल समझौते ही समझौते किए हैं और मैं आगे भी समझौता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपना आत्मसम्मान बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। मांगना है तो आप खुद जाकर मांग लीजिए, मैं भाई के सामने हाथ नहीं फैला सकती। उनकी तेज आवाज सुनकर घर के अंदर से ताई जी और मेरे घर से पहले मैं और मेरे पीछे पीछे मम्मी भागकर वहां पहुंचे। सोनल चाची जोर जोर से रो रही थी, उनकी हिचकियां बन गई थी, जैसे अब तक सहा गया सारा दुख आज ही आंसुओं के रूप में बहकर निकाल देना चाहती थी। वह बार बार यही कह रही थी कि हाँ, मैं सब समझौते करने को तैयार हूँ, लेकिन भीख मांगने के लिए तैयार नहीं हूँ। मम्मी और मुझे देखकर ताई जी और आयुष चाचा की निगाहें शर्म से झुक गई। आज उनके चेहरे से सभ्य, सुशिक्षित और अच्छे कुल के होने का पर्दा हट गया था। मैं ताई जी और चाचा को हिकारत की दृष्टि से देख रही थी और व्यंग के साथ सोच रही थी कि काश सोनल चाची के पापा यहाँ आए और देखे कि उन्होंने अपनी बेटी का विवाह अच्छी तरह से देखभाल कर कितने अच्छे कुल में किया है। चाची के लिए कुछ न कर पाने की मजबूरी के कारण मैं मम्मी से चिपक कर रोने लगी और वह अपने आंसू पोंछते हुए मुझे थपथपाकर एक तरह से सांत्वना दे रही थी कि सोनल के लिए तो कुछ नहीं कर सकती, पर मेरे विवाह के लिए ऐसे ससुराल नहीं ढूंढेगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।